दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति का अभी पटाक्षेप होना बाकी है। अभी तो बाजी सिर्फ एक तरफ से खेली गई है, दूसरी बाजी किसके हाथ में होगी और वो बाजीगर कौन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शरद पवार ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू में कहा है कि जो पार्टी छोड़ करके गए हैं उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन 3 महीने के भीतर वो पार्टी में वापस आएंगे। तो क्या शरद पवार ने फिर से गुगली खेल दी है? कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा ही था, और इस पर पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अभी बाउंसर मैं खेलूंगा। वही बाउंसर उस संडे को दिखाई पड़ा जब दोपहर में अजीत पवार अपने तमाम विधायकों के साथ राजभवन की ओर कूच करते हैं और आनंद फानंद में डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं। एक नाथ शिंदे की सरकार में अब वे भी देवेंद्र फडणवीस के बराबर की पोजीशन में है। जो देवेंद्र फडणवीस नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेते हैं और अजीत पवार उनके डिप्टी होते हैं, और वो सरकार महज 80 घंटे चलती है। उसी 80 घंटे के दरमियान में वो फाइल भी बंद होती है जिसमें अजीत पवार के सिंचाई विभाग के तमाम घोटालों और भ्रष्टाचारों के आरोप थे। उसके बाद जो हुआ महाराष्ट्र में उस सबसे आप वाकिफ हैं। 80 घंटे की वो सरकार गई, उसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर महाविकास आघाड़ी की सरकार चलाई, लेकिन एक बार फिर पासा उन गुजरात के 2 बड़े कद्दावर नेताओं के हाथ में आया जिन्होंने बाजी को पलट दिया। शिवसेना को तोड़ दिया गया। एक नाथ शिंदे को अपने साथ मिला करके सरकार बनी, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री बने एक नाथ शिंदे, वही ऑटो वाले, और उनके डिप्टी हुए देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस वो व्यक्ति हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के चाणक्य बन रहे थे, जिनके जरिए नितिन गडकरी को साइडलाइन किया गया। वो नितिन गडकरी जो नागपुर से चुन करके आते हैं, संघ के सबसे करीबी माने जाते हैं। गुजरात की लॉबी ने गडकरी को पटकनी देने के लिए देवेंद्र फडणवीस को आगे किया। अब वही देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से सक्रिय हुए। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2019 में जो सरकार बनी थी उसकी जानकारी शरद पवार को थी। शरद पवार ने ऐलान किया कि वो तो गुगली थी, और गुगली शब्द का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया? दरअसल शरद पवार वो शख्सियत हैं जो बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्रिकेट से उनका गहरा नाता है। उस महाराष्ट्र की जमीन से आते हैं जहां बॉलीवुड भी है, जहां अंबानी और अडानी के साम्राज्य भी हैं, और वहां का क्रिकेट तो बहुत बेहद मशहूर है। शरद पवार ने कहा कि गुगली फेंकी है। देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया कि अभी बाउंसर भी खेली जाएगी। वो बाउंसर देखने को मिली उस संडे को, जब दोपहर में ये अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। उनके 9 और विधायकों को मंत्री बनाया गया। उन विधायकों को जिन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप थे, और इसके ठीक कुछ दिन पहले 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छाती ठोक करके कहा था कि एनसीपी पर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, एनसीपी के लोग जेल जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था चक्की पीसिंग अजीत दादा, और वही अजीत दादा आज डिप्टी सीएम बनाए गए। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि गुजरात की लॉबी ने अभी तक उनको शुभकामनाएं नहीं दी हैं। क्या कारण है? क्या अभी और चाल खेली जानी है? राजनीति शतरंज की वो बिसात है जिसमें शह और मात का गेम चलता रहता है, जिसमें प्यादे पिसते हैं। तो क्या देवेंद्र फडणवीस प्यादे हो गए हैं और उसमें असली खिलाड़ी अभी कुछ और इंतजार कर रहे हैं? कोई और गेम खेला जाना है।
शरद पवार ने अपने गुरु यशवंतराव चव्हाण के समाधि स्थल पर कराड़ में जाकर के आज ऐलान जंग किया। उन्होंने सतारा में भरपूर स्वागत अपने समर्थकों से हासिल किया। उनके भीतर का उत्साह ये देखने में आ रहा था कि वो कहीं से निराश नहीं है। वो इस उम्र में भी लड़ाई के लिए तैयार हैं, राजनीति करने के लिए तैयार हैं। और वो शरद पवार जो महाराष्ट्र की राजनीति में 3 बार मुख्यमंत्री हो चुके हैं। राजीव गांधी की हत्या के बाद जब चुनाव हुए तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ी। उसमें 3 नाम आए थे प्रधानमंत्री के लिए, पीवी नरसिंह राव, एनडी तिवारी और तीसरा नाम शरद पवार का था। शरद पवार चूक गए थे प्रधानमंत्री होने से। 1999 में वो एक और राजनीति खेलते हैं। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल पर वो महाराष्ट्र में एनसीपी बनाते हैं, महाराष्ट्र को अपनी राजनीति का गढ़ बनाते हैं। और आज वो मराठी अस्मिता की राजनीति के छत्रप माने जाते हैं। तो क्या ये जो मोदी ने गुगली फेंकी थी या देवेंद्र फडणवीस ने जो बाउंसर खेला है, उसका जवाब अब फुलटॉस पर छक्का लगाने का एक कदम आगे बढ़ करके शरद पवार क्या इस बाउंसर पर सिक्सर मारेंगे? और वो सिक्सर क्या होगा? जिस तरह से कर्नाटक में वहां की क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति को बुलंद करके भारतीय जनता पार्टी को बुरी मात दी गई, क्या महाराष्ट्र में भी उसी तरह की राजनीति को तैयार किया जा रहा है? और ये जो पिच तैयार की जा रही है, ये क्या विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पिच तैयार की जा रही है, जिसपे गुगली भी होगी, बाउंसर भी होगा, जिसपे कोई क्लीन बोल्ड भी होगा, तो कोई 2 कदम आगे बढ़कर के सिक्सर मारेगा। शरद पवार उन नेताओं में हैं जिन्होंने राजनीति को जिया है, कैंसर से पीड़ित हैं, उतना बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन इशारों में उन्होंने न जाने कितने महारथियों को धराशाही किया है। हमेशा वो सत्तापरक राजनीति करते रहे। अजीत पवार और उनके तमाम विधायकों पर आरोप थे, और जिस तरह से मोदी ने छाती ठोक करके कहा था कि ये मेरी गारंटी है कि उन्हें जेल भेजेंगे, उसके बाद ही माना जाता है कि प्रफुल्ल पटेल समेत इन सारे विधायकों ने, इन सारे नेताओं ने शरद पवार से, महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य से मुलाकात की। वहां सारा कुछ तय हुआ कि वो जेल जाए या सत्ता में पहुंचे। सारी चीजें तय हो गई। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली, और उसके बाद के अगर आप बयानात देखें तो शरद पवार के पोते ने कहा कि अजीत दादा के साथ, अजीत मामा के साथ हमारे कोई खराब ताल्लुक नहीं है, मैं उनका आज भी उतना ही सम्मान करता हूं। खुद प्रफुल्ल पटेल वो कह रहे हैं कि शरद पवार हमारे लिए आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। शरद पवार तो सीधा ही ऐलान कर रहे हैं कि 3 महीने के बाद ये लोग लौट करके आएंगे। तो क्या शरद पवार ने गुजरात की लॉबी को पटखनी दे दी है? अभी से वो चाल खेल दी है कि जिसमें मात होना ही है। और गुजरात महाराष्ट्र की राजनीति आज की नहीं है, इसका अपना ऐतिहासिक संदर्भ भी है। इतिहास को उठा करके अगर आप देखेंगे तो मराठा छत्रप वीर शिवाजी आपको याद आएंगे, और शिवाजी ने अपने साम्राज्य को, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 2 बार सूरत को लूटा था, वहां से अपनी ताकत को बढ़ाया था। और आज गुजरात के 2 सूरमा महाराष्ट्र की जमीन पर वहां की राजनीति को ग्रहण लगा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने प्यादा बना लिया है। उस प्यादे के जरिए
उस पूरे मराठी अस्मिता को, वहां की राजनीति को, वहां के छत्रप को छत करने की पूरी रणनीति तैयार हो गई है। शिवसेना को दो फाड़ कर दिया गया, एनसीपी को भी दो फाड़ कर दिया गया। अब हम लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग क्या सिंबल उनको देगा। क्या घड़ी अब शरद पवार की हो पाएगी? अगर ये असली खेल मोदी का सफल होता है तो ऑब्वियस है नहीं। जैसे शिवसेना से अलग होकर के एक नाथ शिंदे ने उस तीर कमान को हासिल कर लिया जो बाला साहब ठाकरे का था, लेकिन सवाल यह है कि तीर कमान हासिल करने लेना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, निशाना लगाना महत्वपूर्ण होता है। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने अपनी मेहनत के जरिए और जो जिस तरह से उनको पदच्युत किया गया उसके जरिए उन्होंने इस विश्वासघाती एक नाथ शिंदे के खिलाफ जो उन्होंने ऐलान जंग किया है, वो जो पूरी मराठी अस्मिता है उनके साथ खड़ी हो गई है। लाखों की भीड़ में आदित्य ठाकरे की रैलियां हो रही हैं। उद्धव ठाकरे जो बेहद समझदार किस्म के और सहज सरल किस्म के नेता माने जाते थे, और हम लोग जानते हैं कि राजनीति में सहजता और सरलता एक किस्म का दुर्गुण है। वहां चपलता, वहां शातिर दिमाग, वहां चालाकियां, ये महत्वपूर्ण होती हैं। उद्धव ठाकरे की छवि दूसरे किस्म की है, और वही उद्धव ठाकरे आज सिंपैथी हासिल कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मुंबई में 2 रैलियां की, लाखों की भीड़। तो क्या ये भीड़ उस धनुष और बाण के जरिए जो अभी एक नाथ शिंदे के पास है, जो कभी ऑटो वाले हुआ करते थे, ये जो तिपहिया बना है, ये जो ऑटो बना है, इस ऑटो को पलटने का मादा रखते हैं क्या? क्या शरद पवार के साथ मिलकर के मराठी अस्मिता की राजनीति अब आगे होने वाली है? और अगर मराठी अस्मिता की राजनीति हुई तो ऑब्वियस है ये जो गुजराती लॉबी है, जो महाराष्ट्र की आर्थिक ताकत को भी गुजरात शिफ्ट कर रही है, जिसने तमाम केंद्रीय कार्यालयों को गुजरात में शिफ्ट किया है, जो मुंबई को अलग करना चाहती है लॉबी। और मैं उस इतिहास को भी दोहरा दूं कि जब गुजरात और महाराष्ट्र के बीच इस मुंबई को लेकर के राजनीति हो रही थी, उस समय 107 लोगों ने अपनी शहादत देकर के महाराष्ट्र के लिए मुंबई को बचाया था। लेकिन यह गुजरात की लॉबी मुंबई को अलग कर देना चाहती है। उसके आर्थिक जो रेखा है, जो आर्थिक तंत्र है, उसको नेस्तनाबूद कर देना चाहती है। क्या मराठी लोग, क्या महाराष्ट्र के लोग गुजराती लॉबी के इस षड्यंत्र को, इस साजिश को माफ करेंगे? क्या वे भूल जाएंगे या वे पलटवार करेंगे? और अगर उन्होंने पलटवार किया तो कोई ताज्जुब नहीं होगा कि ये बाजी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के हाथ में होगी। जो लोकसभा का चुनाव होना है, उसी से घबरा करके जिस तरह से ये तोड़फोड़ की गई, ये अचानक नहीं हुआ है, बल्कि पटना की बैठक के बाद जहां 15 से ज्यादा विपक्षी दल एकजुट हुए थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका था, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि हम राज्यों में मजबूत गठजोड़ के साथ बीजेपी का मुकाबला करेंगे और उसे परास्त करेंगे। महाराष्ट्र उसमें अव्वल माना जा रहा था। महाविकास आघाड़ी के सामने कमल का फूल और एक नाथ शिंदे शायद टिकने वाले नहीं थे। जैसे बिहार में आरजेडी और जेडीयू मजबूत है, जैसे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और जेडीयू मजबूत है और बीजेपी को शिकस्त देने में उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक वैसे ही जहां स्टालिन और कांग्रेस पार्टी मिलकर के तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने देगी। दक्षिण भारत का तो दरवाजा बंद हो चुका है कर्नाटक के हार के बाद, और बुरी हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को। और आने वाले दौर में जो अभी 3-4 राज्यों के चुनाव हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनमें तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर इज्जत बच जाए तो बहुत है।
राजस्थान में उसके लिए चांस हो सकते हैं, लेकिन तभी जब वो वसुंधरा राजे के साथ कंप्रोमाइज करें। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जो अपनी अहमन्यता, अपने अहंकार के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने गुरु को भी नहीं बख्शा, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं बख्शा, और जो मोहन भागवत के बारे में कहते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं होता तो आज सरसंघ चालक होता, मैं उनसे सीनियर हूं। और आज की जो भारतीय जनता पार्टी, वो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और न जाने कौन कौन राजनीतिक दलों के लोग आकर के शामिल हो गए, जिसमें कोई दूसरी लीडरशिप नहीं बची है। कहां गए नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह? सारे गायब हैं, खामोश हैं। और लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, आपने कब से उनकी शक्लें नहीं देखी हैं, आपने कब से उनका बयान नहीं सुना है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में कर रहे हैं, घबरा करके कि अगर विपक्ष की एकता हो गई तो फिर महाराष्ट्र में क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वहां खाता खोलने के लाले पड़ जाएं। जैसे बिहार में मुश्किलें बहुत हैं और इसीलिए वो अति पिछड़ी जातियों पर और दलितों पर जोर लगा रहे हैं, दांव लगा रहे हैं। मांझी को तोड़ लिया है, उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ लिया है, और वो हनुमान तो हैं ही, रामविलास पासवान के बेटे। लेकिन जब ये विपक्षी एकता हो रही है, जिसकी लीडरशिप राहुल गांधी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और लीडरशिप मैं इसलिए कह रहा हूं कि लीडर वो होता है जो सब कुछ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो। लीडर वो होता है जो हर हमले का सबसे पहले मुकाबला करता हो। 56 इंची सीना, वो जुमला तो हो सकता है, लेकिन असल फौलाद वो है जो तमाम इल्जामों को, तमाम अपमानों का घाऊंट पी जाए। और राहुल गांधी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अडानी के साथ मोदी के रिश्तों का पर्दाफाश किया, तो मोदी पर क्या गुजरी होगी। तब से लेकर अब तक वो अपने दोस्त के साथ कहीं सार्वजनिक रूप से बैठ भी नहीं पाते हैं, अडानी के हवाई जहाज में भी नहीं उड़ पाते हैं। क्या राहुल गांधी ने गत कर दी है नरेंद्र मोदी की कि दोस्त को दोस्त भी नहीं कह सकते मोदी जी। तो मोदी जो अपने दोस्ती और दुश्मनी दोनों के लिए मशहूर हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी में भी अपने प्रतिद्वंदी को नहीं बख्शा, वो सामने राहुल गांधी को कैसे बख्श सकते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, और जैसे गई वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। राहुल गांधी का घर खाली करा लिया गया, राहुल गांधी को सड़क पर ला दिया गया, और वो व्यक्ति शायद सड़क के लिए ही बना है, और उस सड़क के लिए जहां लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं, जहां लोगों की शिराएं जुड़ती हैं, जहां रिश्ते जुड़ते हैं, जहां भारत जुड़ता है, जहां देश की अस्मिताएं जुड़ती हैं, जहां देश की मोहब्बतें जुड़ती हैं। राहुल गांधी उस चौराहे पर आकर के खड़े हो गए और उन्होंने रास्ते नापने शुरू कर दिए। बच्चों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, विकलांगों से मिलना शुरू किया। उस दर्द को, उस देश की आवाज को राहुल गांधी ने समझा, और राहुल गांधी से घबरा करके ये भी कहा गया कि राहुल गांधी की वजह से ये टूट फूट हुई है। बहरहाल ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसमें गुगली और फिर बाउंसर, अब इस बाउंसर पर फुलटॉस बना करके सिक्सर शरद पवार मारेंगे। ये देखना होगा भविष्य में होता क्या है। अगर आपको मेरी बातचीत, मेरा संवाद पसंद आ रहा हो, अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आ रहा हो, तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ज़रूर न भूलें। कमेंट आप ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट्स को लगातार पढ़ता हूँ। बड़ी खुशी होती है कि देश के कोने कोने से, तमाम राज्यों से आप लोग मुझे बड़ा प्रेम और स्नेह के साथ लिखते हैं। दुबई से, यूके से, अमेरिका से तमाम लोगों ने मुझे संदेश भेजे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और कोशिश करूंगा कि आपके लिए लगातार ये राजनीतिक विश्लेषण करता रहूं।
आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और कैसा लगा ये वीडियो ये जरूर लिखें। शुक्रिया।